हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पॉलिटी की, और जिसमें हम देख रहे थे वैदिक काल। तो वैदिक काल में हमने उसको दो भागों में जो है विभाजित करके पढ़ने की जो है देखा था, जिसमें कि सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर वैदिक काल को। तो ऋग्वैदिक काल से दो वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है उसमें कृषि व्यवस्था क्या थी, उसके उद्योग धंधे क्या थे, और बात की जाए तो महिलाओं की दशा क्या थी। क्या जो चीज़ें हैं, अगर ऋग्वैदिक काल को समझना है तो उसके जो जीवन है, जीवन शैली है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनके बेस पर हम क्या है उन चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में कृषि का क्या महत्व था। तो अगर ऋग्वैदिक काल में कृषि के महत्व को देखा जाए तो कृषि जो थी वह क्या थी, गौड़ धंधा थी। वास्तव में देखा जाए तो जो ऋग्वैदिक आर्य जो थे, तो आर्य क्या थे, वास्तव में वो पशुपालन करते थे, और पशुपालन के लिए ही क्या वह अलग अलग जगह पर जाते रहते थे, और चारागाह जो चारागाह था उसकी खोज में भटकते रहते थे। तो उनका जीवन जो था कबीलाई आदर्शों पर आधारित था। तो ऐसे में क्या है, जब जीवन कबीलाई आदर्शों पर आधारित था, एक जगह से दूसरी जगह पर वह चारागाह की खोज में जाते रहते थे। तो यहाँ पर क्या है कि कृषि का जो धंधा था उसके बारे में सोचना थोड़ा टफ हो जाता है, और जिसको क्या है तो जो कृषि की जो भावना थी तो वह क्या है, वह एक गौड़ धंधे के रूप में था। हालांकि कृषि का जिक्र थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वह एक गौड़ धंधा था। वास्तव में उनका जो मुख्य धंधा था वह पशुपालन का था, और पशुपालन ही वह करते थे। तो कृषि में देखा जाए तो ऋग्वेद के 10,462 श्लोक जो हैं उनमें से सिर्फ 24 बार जो है कृषि का उल्लेख आया है। तो 10,462 श्लोकों में से सिर्फ 24 श्लोकों में क्या है, कृषि का जिक्र आया है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि जो कृषि जो थी वह बहुत कम मात्रा में जो है की जाती रही होगी। तो सबसे पहले कृषि का जिक्र 24 बार जो है ऋग्वेद में हुआ है। अगर बात की जाए कृषि में तो गेहूं जो था, गेहूं से वह लोग वाकिफ नहीं थे, और गेहूं की खेती वह लोग नहीं किया करते थे। तो ऋग्वेद में अगर बात की जाए तो सिर्फ एक फसल है, यव 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 जिसको जौ कहते हैं। तो जिसका यव जो है जौ, उसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में आया है। तो सिर्फ एक कृषि जिसका नाम है यव, उससे वह परिचित थे और इसी की खेती वह किया करते थे। चावल और गेहूं का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिला है। तो ऋग्वेद में कृषि जो था गौड़ धंधा था। अब हम बात करेंगे कि कृषि से संबंधित कुछ टर्म्स हैं जो ऋग्वेद में प्रयोग किए गए हैं। तो कृषि के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे बात की जाए सबसे पहले लांगल। तो जो लांगल शब्द जो है ऋग्वेद में आया है, लांगल का मतलब है हल। तो हल जो कि कृषि में खेत जोतने के लिए किया जाता रहा होगा, और लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए किया गया है ऋग्वेद में। अगर बात की जाए सीता, तो सीता शब्द का प्रयोग जो है, जो हल जब आपने देखा होगा जब हलों से जुताई होती थी, तो पुराने टाइम में आपने देखा होगा, तो जब जुताई करते थे तो उनमें एक लाइन बन जाती थी, तो अर्थात एक नाली के रूप में बन जाती है। तो हल जहाँ से हल गया वहाँ पर गड्ढा हो जाता था, और साइडों में मिट्टी जमा हो जाती थी, वह एक नाली के रूप में जो है दिखने लगती थी। तो नाली के लिए जो प्रयोग है वह सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हल से बनी हुई नालियाँ सीता। अगर बात की जाए वृष, तो बैल जो है, बैलों का प्रयोग क्या है, हलों को हाँकने के लिए किया जाता होगा, और जो बैल के लिए ब्रश कहें या फिर ब्रक कहें, तो इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। तो बैल के लिए ब्रश शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। अगर बात की जाए अबट, तो अबट कुआं के लिए किया गया है, और कुएं जो है सिंचाई के लिए कृषि में काम में आते रहे होंगे। साथ में पानी जो पीने का यूज जो करते होंगे वह कुओं से ऋग्वैदिक आर्य करते रहे होंगे। तो अबट का प्रयोग जो है कुएं के लिए किया गया है। बात की जाए एक और शब्द उर्वरा, तो उर्वरा जो था वह उपजाऊ जमीन जो थी उसके प्रयोग के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। साथ में बात की जाए पर्जन्य, तो पर्जन्य जो है बादलों के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात जब बादल बरसते थे तो उनसे भी सिंचाई का कार्य जो है खेती में किया जाता था, और जिसके लिए पर्जन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पर्जन्य और क्या है, तो ऑप्शन में दे दी जाएंगे बैल, ब्रक या करीस, या फिर क्या है बादल। तो बादल शब्द के लिए प्रयोग, पर्जन्य जो शब्द है उसके लिए बादल के लिए इसका प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। अगर बात की जाए करीस, तो करीस जो था, करीस या फिर समक, करीस कहें या समक कहें, तो यह जो था वह गोबर से बना हुआ खाद था। तो जो खाद था वह गोबर से बना हुआ यूज़ करते थे, रासायनिक खाद उस टाइम पर नहीं थे। तो अर्थात गोबर का जो प्रयोग किया जाता था खाद के रूप में, उसको बोला गया है करीस, जो ऋग्वेद में करीस शब्द का जिक्र मिलता है।
अगर बात की जाए उर्दर की, तो उर्दर जो था वह था अनाज नापने का, जो अनाज नापने के लिए जो बर्तन था उसको उर्दर कहा जाता था। और अगर स्थिवी की बात करें तो स्थिवी था जहाँ पर अनाज को इकट्ठा किया जाता था, तो वह गोदाम या वह बर्तन जिसमें क्या है अनाज को इकट्ठा करते थे। आपने देखा था वो टंकी टाइप की आती हैं, तो उस टाइप के भी जो लोग हैं वो निर्माण करते थे, और जिनमें क्या है स्थिवी, जिसको क्या कहा गया है, अनाज जमा करने का बर्तन। तो यह था इनका ऋग्वैदिक कृषि से जीवन। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल में उद्योग व कार्यों की, तो ऋग्वैदिक काल में उद्योग या कार्यों की बात की जाए तो उद्योगों को भी आप, जब जीवन उनका कबीलाई जीवन था और वह एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते थे, युद्धरत थे, तो उसमें अंदाज यही लगाया जा सकता है कि उनका जीवन जो रहा होगा। अगर उद्योगों की बात करें तो उद्योग भी ना के समान होंगे, हालांकि कुछ उद्योगों का भी जिक्र जिसमें आता है। तो उद्योगों में अगर बात की जाए तो बढ़ईगिरी, तो बढ़ईगिरी का काम किया जाता था, और बढ़ईगिरी के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में तक्षण जो शब्द है, तक्षण शब्द बढ़ईगिरी के लिए प्रयोग किया गया है। एक करमार शब्द होता था, करमार का नाम धातु कर्मी अर्थात धातु को पीटने वाला, तो धातु को पीटने वाले के लिए करमार शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। बात किया जाए हिरण्य, तो हिरण्य सोने को कहा गया है, और हिरण्य जो है वह सोने से ये लोग परिचित थे। तो साथ में अगर बात की जाए हिरण्य, तो हिरण्य सोने के लिए प्रयोग जो है ऋग्वेद में किया गया है। साथ में सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी को हिरण्यी कहा गया है। हिरण्यी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वह सिंधु नदी से क्या है, सोना प्राप्त करते थे। तो सिंधु नदी से सोना प्राप्त करते थे, इसलिए सिंधु नदी को हिरण्यी कहा गया है। और हिरण्य का मतलब होता है सोना। अगर बात की जाए अयस की, तो तांबा और कांस, तो तांबा और कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य जो थे उस समय तक लोहे का प्रचलन नहीं था, और लोहे के बारे में जानकारी ऋग्वैदिक काल से नहीं मिलती है। क्योंकि हम देखते हैं बाद में जब उत्तर वैदिक काल में जब हम प्रवेश करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, लोहे की खोज जो है एटा से प्राप्त होती है, और जब एटा से जब लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वहाँ के बाद लोहे का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो जब उत्तर वैदिक काल में लोहे का भी जब प्रयोग मिल जाता है और लोहे का जब प्राप्त हो जाता है, तो उससे क्या किया जाता है, लोहे से जो कृषि के लिए जो यंत्र बनाए जाते थे उनसे लोहे के लिए यूज़ में किया जाता था, और बाद में जाके उत्तर वैदिक काल में कृषि क्या है, प्रमुख धंधा बन जाती है। तो अगर हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे हैं तो ऋग्वैदिक काल तक लोहे का जिक्र नहीं मिलता है, तो लोहे और चांदी का जिक्र ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। अगर व्यापार की बात कर रहे हैं तो व्यापार जो था वस्तु विनिमय पर आधारित था, तो व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, क्योंकि व्यापार के लिए मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो ऐसे में वस्तु विनिमय जो था व्यापार होता था, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का आदान प्रदान होता था, और इसी बेस पर उनका जीवन जो है चलता था। तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय का जो व्यापार था वस्तु विनिमय पर आधारित था। अगर बात की जाए बेकनाट की, तो बेकनाट शब्द जो है सूदखोरों के लिए प्रयोग किया गया है। तो बेकनाट शब्द सूदखोरों के लिए प्रयोग किया गया, जिसका मतलब था कि जो ब्याज का काम करते थे, जो अमीर लोग थे, वह जो थे जो गरीब लोगों को पैसा देते थे और उसके बदले ब्याज लेते थे, तो उन्हीं के लिए, उन जो व्यापारी लोग थे उनके लिए सूदखोर का प्रयोग किया गया है। तो सूदखोर कौन थे, जो है बेकनाट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर बलि की बात की जाए तो बलि शब्द का प्रयोग राजा को दिया गया स्वेच्छा से उपहार था। तो राजा को जब ये उपहार देते थे तो उसको बलि कहा गया है। तो व्यापार में है, इसको हम पढ़ेंगे बलि शब्द का प्रयोग राजा को दिया गया स्वेच्छा से उपहार। अगर बात करें हम अब ऋग्वैदिक समाज की, तो ऋग्वैदिक समाज जो था वह समतामूलक समाज था। तो ऋग्वैदिक काल समतामूलक समाज था, जिसमें क्या है, ना तो पुरुषों में ना स्त्रियों में, स्त्री और पुरुषों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, और ऐसा नहीं है कि जो भेदभाव स्त्री और पुरुषों पर किया जाता होगा। तो स्त्री और पुरुषों पर कोई भेदभाव नहीं था, सबको एक समान जो ऋग्वैदिक काल में माना गया है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि वेदों की तरफ लौटो। तो वैदिक काल में स्त्री और पुरुष जो हैं वह क्या थे, समानता का अधिकार रखते थे, इसलिए जो समाज था वह समतामूलक था अर्थात। लेकिन अगर बात की जाए कि जो ऋग्वैदिक काल जो था वो पितृसत्तात्मक जरूर था। तो पितृसत्तात्मक होने के पीछे कारण यह था क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वह युद्धरत थे। तो ऋग्वैदिक काल आर्य जो थे युद्धरत थे, युद्ध के लिए लड़ते रहते थे, युद्ध लड़ते रहते थे, और जो चारागाह की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो चारागाह के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, साथ में युद्ध करना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या है,
पुरुष नेता की जरूरत पड़ती थी और इसीलिए जो परिवार का मुखिया होता था वो कौन होता था, पुरुष होता था। तो पुरुष प्रधान था। तो यथार्थ कहें तो पितृसत्तात्मक जो समाज था। तो समतामूलक समाज के साथ साथ पितृसत्तात्मक समाज कौन था, ऋग्वैदिक समाज। लेकिन ऋग्वैदिक समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वह 10वें मंडल से पता चलता है। तो 10वें मंडल जो है ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत बाद में जोड़ा गया है। अर्थात कहें तो 10वां मंडल तब जोड़ा गया जब ऋग्वैदिक काल अपनी समाप्ति की ओर था, अर्थात अपने उत्तरार्ध की तरफ था और उत्तर वैदिक काल प्रारंभ की तरफ था। तो 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। 2 से लेके 7वें मंडल तक तो पहले जोड़े गए, लेकिन बाद में ये 10वां मंडल, 9वां मंडल और पहला मंडल बाद में जोड़े गए। तो जब 10वां मंडल जुड़ता है उस टाइम पर वर्ण व्यवस्था का जो है उदय होता है, जिसमें 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था मिलती है। लेकिन अगर 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में मिलती है तो उससे पहले हम बात करें तो 3 प्रकार की वर्ण व्यवस्था यहाँ मिलती थी। तो प्रारंभिक चरण में 3 वर्ण थे और वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे यह 3 प्रकार के वर्ण मिलते थे। और लेकिन यह भी वर्ण जो थे वह क्या थे, काम पर आधारित थे, अर्थात रंग पर आधारित ये लोग नहीं थे और यह क्या थे, काम पर आधारित थे। तो वर्ण व्यवस्था जो थी काम अर्थात व्यवसाय पर आधारित थी। जो 9वां मंडल है ऋग्वैदिक काल का जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल में एक जिक्र मिलता है जिसमें बोलता है कि मैं कवि हूँ। 9वें मंडल में ऋग्वेद से एक श्लोक मिलता है जिसमें कहा गया, एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, अर्थात मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ आटा चक्की चलाने का काम करती हैं। तो मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ आटा चक्की चलाने का काम करती हैं। तो इससे यह पता चलता है, 9वें मंडल में यह जो है श्लोक से मिलता है, तो इससे यह पता चलता है कि एक ही परिवार के जो लोग थे वह अलग अलग व्यवसाय चुन सकते थे। तो वर्ण व्यवस्था जो थी व्यवसाय आधारित थी और एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय चुन सकते थे। ये नहीं था कि राजा का बेटा राजा ही होगा। तो यहाँ पर अलग अलग व्यवसाय जो है एक ही परिवार के लोग चुन सकते थे। लेकिन जब बाद में 10वां मंडल जुड़ा तो 10वें मंडल से जो वर्ण व्यवस्था थी वह क्या थी, वर्ण व्यवस्था जो थी व्यवसाय आधारित न होके वह रंग पर आधारित हो गई थी। और यह वर्ण व्यवस्था जो है 10वें मंडल में जो जाके है वहाँ जाके शूद्र शब्द की उत्पत्ति भी हो जाती है। जिस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पढ़े थे उसी हिसाब से इसमें क्या है, चौथा शब्द शूद्र जुड़ जाता है। तो शूद्र शब्द जो है 10वें मंडल में जुड़ जाता है। अगर ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से मानी जाती है और क्षत्रिय की भुजाओं से। तो क्षत्रिय लड़ने का काम करता है इसलिए उसकी उत्पत्ति भुजाओं से मानी जाती है। वैश्य की उत्पत्ति जांघ से और जो शूद्र थे उसकी उत्पत्ति पैर से मानी गई है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये चारों वर्ण जो थे ब्रह्मा के मुख से, बाजुओं से, भुजाओं से, जांघ से और पैरों से उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो यह जो 10वां मंडल है बाद में जुड़ा और बाद में जब जुड़ता है तो इसका मतलब यह था कि जो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वह क्या थे, गंगा नदी को पार करने के बाद हमने देखा था कि गंगा नदी के पश्चिमी तट तक ही वह स्टार्टिंग में थे। लेकिन बाद में क्या है, जब वह गंगा नदी के तट को पार करके उत्तर वैदिक काल जब शुरू होता है तो वह पार करके जाने लगे और जब गंगा नदी को पार करके पूरब की तरफ बढ़े तो वहाँ उनका आमना सामना अनार्यों से हुआ होगा। तो अनार्य वह लोग थे जो आर्य नहीं थे, तो इनका सामना अनार्यों से हुआ और अनार्य जो थे वह काले रंग के थे क्योंकि यह लोग तो क्या है मध्य एशिया से आए थे। तो इनका क्या है, जब ये गंगा के मैदान में बढ़ते हैं तो इनका जो सामना है वह अनार्यों से हुआ। अनार्य जो थे वह काले रंग के रहे थे। तो इन्होंने अपने जो अपना ग्रुप था या फिर कहें तो जन था या कबीले थे, कबीलों में जो अनार्यों को भी शामिल कर लिया और अनार्यों को शामिल करने के बाद उनको शूद्र की जो है संज्ञा दे दी थी। तो शूद्र की संज्ञा दे दी थी और अनार्यों को क्या कहा गया है, दास या दस्यु कहा गया है ऋग्वेद में। तो अनार्यों को दास या दस्यु कहा गया है। अब बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन परिवार की। तो परिवार जो था समतामूलक तो था ही, समाज जो था समतामूलक था, लेकिन परिवार जो था, परिवार यह कबीलों में जो इनके जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका जीवन कबीला ही जीवन था और कबीले क्या है, जनों में विभक्त थे। तो जन या कबीलों में विभक्त थे। लेकिन सबसे छोटी इकाई की बात करें तो परिवार की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वह कुल होती थी। तो कुल परिवार की सबसे छोटी इकाई थी और जिसका क्या है,
कुलप जो है इसका हेड होता था। तो कुल परिवार की सबसे छोटी इकाई थी जिसका हेड कौन था, कुलप होता था। और परिवार या कुल के बाद ग्राम आता था, ग्राम का जिसका मुखिया ग्रामणी होता था। और ग्राम से बड़ा विष होता था जिसका मुखिया विषपति होता था। और विषों से मिलकर बनता था कई विषों के साथ जन, और जन का क्या होता था हेड, जनस्य गोपा अर्थात राजा होता था। तो परिवार की सबसे छोटी इकाई कुल जिसका मुखिया कुलप होता था, कुलों से मिलकर ग्राम बनता था जिसका मुखिया ग्रामणी होता था। और ग्रामों से मिलकर विष बनता था जिसका मुखिया विषपति होता था। और विषों से मिलकर जन बनता था अर्थात कबीले बनते थे और जिनका हेड कौन होता था, जनस्य गोपा होता था। अगर बात करें महिलाओं की दशा की, तो किसी भी समाज को बेहतर ढंग से समझने के लिए उस समाज की महिलाओं की दशाओं को समझ लेना चाहिए। तो महिलाओं की स्थिति अगर देखी जाए ऋग्वैदिक काल में, तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और महिलाओं के लिए जो है उपनयन संस्कार होता था। तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति जो थी ऋग्वैदिक काल में काफ़ी अच्छी थी, उपनयन संस्कार उनका होता था। तो उपनयन संस्कार एक्चुअली होता क्या है, उपनयन संस्कार जब होता है जब कोई बच्चा क्या है पढ़ने के लायक हो जाता है और जब उसको गुरु के पास भेजा जाता है तो उससे पहले उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। तो उपनयन संस्कार के बाद ही उसको गुरु के पास भेजा जाता है। तो जो महिलाएं थीं उनका उपनयन संस्कार होता था और उपनयन संस्कार के बाद उनको क्या है आश्रम में गुरु के पास भेज दिया जाता था और गुरु से वहाँ से वो क्या है ज्ञान या शिक्षा अर्जित करती थी। तो जब घर से दूर गुरुओं के पास भेजा जाता था तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। तो महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, साथ में वर चुनने की आज़ादी भी महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में होती थी। तो ऋग्वैदिक काल में वर चुनने की आज़ादी महिलाओं को थी। साथ में ही क्या है एक शब्द का प्रयोग जो है अमाजु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। अमाजु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। इसका मतलब यह था कि कोई महिला अगर चाहे तो जीवन भर कुंवारी रह सकती है और जीवन भर जो विवाह नहीं करती थी ऐसी महिलाओं के लिए अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अमाजु उन महिलाओं को कहा गया है जो महिलाएं जीवन भर विवाह नहीं करती थी। साथ में पुनः विवाह का भी प्रचलन में था, तो पुनः विवाह भी कर दिया जाता था। तो यहाँ से पुनः विवाह, अमाजु और उपनयन संस्कार और वर चुनने की आज़ादी, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं की दशा जो है काफ़ी अच्छी थी। जायदेस्तम एक शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया, जायदेस्तम। जायदेस्तम मतलब यहाँ से जायदाद से अंदाज लगा सकते हो। तो जायदाद जो था जायदेस्तम, इसका मतलब होता था कि महिला ही क्या है, स्त्री ही जो है गृह है अर्थात स्त्री ही घर है। तो पत्नी या स्त्री जो है वही क्या है वास्तव में घर है। तो जायदेस्तम शब्द का प्रयोग भी महिलाओं के लिए किया गया है। साथ में बहतु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बहतु जो होता था वह लड़की की जब शादी कर दी जाती थी और विदाई के समय में जब उसको उपहार दिया जाता था तो उसको बहतु कहा गया है। तो शादी के समय पर दिया गया जो उपहार था उसको बहतु ऋग्वेद में कहा गया है। लेकिन महिलाओं की दशा यहाँ से पता चलता है कि काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं ऋग्वेद से पता चलता है कि जहाँ पर क्या है महिलाओं की दशा को थोड़ा नीचा दिखाया गया है, जिसमें एक आता है नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा जो थी प्रचलन में थी और नियोग प्रथा वास्तव में होती क्या थी, जब किसी औरत का पति मर जाता था। तो नियोग प्रथा जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसका विवाह जो है उसके देवर से कर दिया जाता था। तो पति मरने के बाद उसका विवाह उसके देवर से कर दिया जाता था और देवर से विवाह इसलिए नहीं किया जाता था कि वह विवाह जो है जीवन भर देवर के साथ रह ले, लेकिन इसका विवाह इसलिए देवर से कर दिया जाता था जिससे कि क्या है सिर्फ एक संतान की प्राप्ति हो जाए। तो जो संतान की प्राप्ति अर्थात देखें तो नियोग प्रथा से जिस संतान की प्राप्ति होती थी या फिर कहें तो जब स्त्री का विवाह देवर से कर दिया जाता था तो तब उसकी जो उससे संतान प्राप्त होती थी तो उसको क्षेत्रज कहा गया है। तो ऋग्वेद में उसको क्षेत्रज कहा गया है और यह विवाह सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। जैसे ही संतान प्राप्ति हो जाती थी उसके बाद यह विवाह समाप्त मान लिया जाता था अर्थात विवाह को समाप्त मान लिया जाता था। तो नियोग प्रथा का प्रचलन जो है ऋग्वैदिक काल में मिलता है। साथ में पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और सती प्रथा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा का जो है ऋग्वेद में उल्लेख या जिक्र नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक खान पान की। तो ऋग्वैदिक खान पान में चावल, मछली और नमक का जिक्र या उल्लेख नहीं मिलता है। तो चावल, मछली और नमक का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लेकिन दो प्रकार की जो दारू थी या शराब थी, मदरा का प्रयोग जो है ऋग्वेद में किया गया है। तो दो प्रकार की मदरा ऋग्वेद में प्रचलन में थी, जिसमें एक थी सुरा। ये सुरा जो थी वह बेकार किस्म की दारू थी या फिर मदरा थी, जिसमें क्या था
जो सुरा थी वह मति को भ्रष्ट करने वाली माना गया है। तो सुरा को मति को भ्रष्ट अर्थात बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली मदिरा माना गया है। साथ में जो सौम था तो सौम को माना गया है अच्छी मदिरा, और जिसका प्रयोग क्या है, जो लोग थे वह सौम का प्रयोग करते थे। तो सुरा और सौम दो प्रकार की मदिरा का भी प्रयोग जो है उल्लेख ऋग्वेद काल में मिलता है। अगर ऋग्वैदिक काल में देखा जाए राजनीतिक जीवन, तो राजनीतिक जीवन के जो मायने थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और राजनीतिक जीवन इतना वो था भी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि जो जन थे या कबीले थे, जब वो युद्ध करते थे तो उनको अपना राजा चुनने के लिए कोई ना कोई राजा चुन लेते थे। तो वो राजा परमानेंट नहीं होता था, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए राजा चुन लेते थे, अर्थात युद्ध हुआ, राजा वहीं पर राजा को चुन लिया गया, और जब युद्ध समाप्त हो जाता तो राजा की जो वैल्यू थी वो कम हो जाती थी। लेकिन राजा का प्रचलन था और राजा का राज्याभिषेक भी होता था। तो राजा के लिए जनस्य गोपा का प्रयोग किया गया है, अर्थात जन या कबीलों का रक्षक। साथ में राजा जो था, राजा के ऊपर जो नियंत्रण था वो दो संस्थाओं द्वारा किया जाता था, एक थी सभा और दूसरी थी समिति। तो राजा के ऊपर फुल कंट्रोल था सभा और समिति का। सभा का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 8 बार मिलता है। तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है और समिति का उल्लेख जो है 9 बार मिलता है। तो सभा 8 बार और समिति का उल्लेख जो है 9 बार ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद में मिलता है। तो 9 बार उल्लेख मिलता है, तो इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि जो समिति थी वह ओवर पावर करती थी किसके ऊपर, सभा के ऊपर। तो अर्थात समिति जो थी वो महत्वपूर्ण संस्था थी, और बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण संस्था थी वह सभा थी। तो समिति जो थी वास्तव में देखा जाए तो वयोवृद्ध लोगों से मिलकर बनती थी। तो समिति वयोवृद्ध लोगों से बनकर मिलती थी, और यह क्या थी, जो जनसाधारण था या सामान्य जनता थी उसकी आवाज़ को राजा तक पहुंचाने का माध्यम बनती थी। तो समिति जो जनसाधारण था उसकी आवाज़ को राजा तक पहुंचाने का माध्यम बनती थी। और समिति को अगर आज की तुलना में देखा जाए तो इसकी तुलना लोकसभा से की जा सकती है। तो यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वैदिक काल में लोकसभा से तुलना किसकी की जा सकती है, तो समिति की तुलना लोकसभा से की जा सकती है। जिस प्रकार से लोकसभा में हम लोग अपना नेता चुन के भेजते हैं, इसी प्रकार से समिति जो थी वह वयोवृद्ध लोगों से मिलकर बनती थी, और यह क्या था, जनसाधारण की आवाज़ को राजा तक पहुंचाने का काम करती थी। यहीं पर जो सभा जो थी, सभा क्या थी, कुलीन या फिर अमीर जो लोग थे उनसे मिलकर बनती थी। और इसको हम देखें तो राज्यसभा से तुलना की जा सकती है, क्योंकि राज्यसभा भी क्या है, अगर विशेषज्ञों का सदन है। तो इसी प्रकार से सभा का जो है 8 बार उल्लेख मिलता है और समिति का 9 बार मिलता है। तो समिति का उल्लेख जो है लोकसभा से इसका तुलना की जा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संस्था की बात की जाए तो विदत थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी जो विदत थी, और यह सबसे प्राचीन संस्था थी। इसका उल्लेख 122 बार ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख जो है 122 बार विदत का मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी, तो वह विदत थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संस्था जिसको देखा जाए जो लोकसभा से तुलना की जा सकती है वह समिति थी, और दूसरी सभा थी। ऋग्वैदिक काल से एक दसरा के युद्ध का भी वर्णन मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद है उसके 7वें मंडल में एक दसराग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो दसराग युद्ध जो था वह पौरुषणी नदी या फिर कहें तो रावी नदी, तो जो पौरुषणी नदी है या रावी नदी के तट पर क्या है, एक बार दसराग युद्ध लड़ा गया था। तो दसराग युद्ध जो था वह एक तरफ जो थे राजा सुदास थे, भरत वंश के राजा सुदास, और दूसरी तरफ थे 10 कबीले। तो यहीं से नाम बना दसराग युद्ध। तो एक तरफ थे 10 कबीले और एक तरफ थे भरत वंश के राजा सुदास। तो इनका जो मंडल है 7वें मंडल जो है ऋग्वेद का, उससे उल्लेख मिलता है। अगर कारणों की बात की जाए कि दसराग युद्ध के जो कारण थे वह क्या कारण थे, तो यहाँ से पता चलता है कि जो राजा सुदास जो था, भरत वंश का जो राजा सुदास था, तो उसका पुरोहित था विश्वामित्र। तो राजा जो विश्वामित्र था, राजा भरत वंश के जो राजा थे सुदास, उनका पुरोहित था विश्वामित्र। लेकिन करते क्या हैं, ये सुदास जो थे विश्वामित्र को उनके पद से हटा देते हैं, विश्वामित्र को उनके पद से हटा देते हैं, पुरोहित के पद से, और उनकी जगह वशिष्ठ जो थे उनको पुरोहित नियुक्त कर लेते हैं। तो विश्वामित्र को अपने पद से हटाने के बाद वशिष्ठ को क्या है, पुरोहित चुन लेते हैं। कौन, राजा सुदास। तो इसी के चलते विश्वामित्र से वह गुस्सा हो जाते हैं और वह जाके मिल लेते हैं किनसे, 10 अन्य कबीलों से। तो 10 अन्य कबीलों से जाके मिलकर विश्वामित्र क्या करते हैं, राजा सुदास के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। तो जब यह राजा सुदास के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं तो यह युद्ध पौरुषणी नदी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया, और जिसमें क्या होता है, जो 10 कबीले थे उनकी हार हो जाती है, और जो
राजा सुदास जो थे भरत वंश के, उनकी विजय हो जाती है। तो 10 राग युद्ध, इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 7वें मंडल से इसका जिक्र है, 7वें मंडल में इसका जिक्र मिलता है, और वह क्या है, पौरुषणी नदी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स की बात करें तो पुरोहित जो होता था, पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण होता था। यह क्या था, राजा का दार्शनिक या सलाहकार होता था। तो पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण पद था। यह क्या था, राजा का दार्शनिक या सलाहकार होता था। सुत जो होता था, रथ हाँकने वाला होता था। तो सुत रथ हाँकने वाला होता था, पुरोहित दार्शनिक सलाहकार होता था, और जो पुरप जो था वह दुर्ग का रक्षक होता था। तो पुरप था वह दुर्ग के रक्षक के लिए प्रयोग किया गया है। साथ में स्पस होता था गुप्तचर। तो होता है ना, हर घर में एक विभीषण होता है, तो इसी प्रकार से गुप्तचर का भी काम क्या है, एक दूसरी जगह से जानकारी लेनी होती थी, तो उसके लिए गुप्तचर का प्रयोग जो है किया जाता था, और गुप्तचर को स्पष्ट जो है कहा गया है। साथ में उग्र शब्द का जो प्रयोग है वो पुलिस के लिए कहा गया है, तो पुलिस को उग्र बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ऋग्वैदिक कालीन जो जीवन था, सामाजिक जीवन या फिर उनकी महिलाओं की दशा, यह आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।